आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिकली नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 होता है हमारा वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और नंबर जो 4 होता है हमारा वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली हम इन 4 ही जो हमारे नेचुरल फिनोमिनन हैं फंडामेंटल फोर्सेस के, उनको स्टेप वाइज पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन ये हमारा एक चैप्टर भी है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास 4 फोर्सेस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स is the weakest force in nature. ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर है वो क्या है? वीक है। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय virtue ऑफ देयर masses। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक म्यूचुअली अट्रैक्शन है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ये एक मास है हमारा m1 और ये है हमारा m2। टू मासेस है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है r। ये क्या है? हमारे इन दोनों ही मासेस के बीच में एक फोर्स होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सो इन मासेस के थ्रू जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन द लार्ज स्केल फिनोमिना ऑफ यूनिवर्स। ये एक की रोल अदा करता है हमारे लार्ज स्केल फिनोमिना का यूनिवर्स में। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें such as for example formation and evolution of stars। स्टार्स की एवोल्यूशन और स्टार्स की फॉर्मेशन, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर, इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं? हम इसकी स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ से लेकर स्पेस तक, जो हमारा जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं या एक जगह पर खड़ी हुई हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक जगह पर खड़ी हुई है या आपस में कांटेक्ट रख रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा एक यूनिवर्सल फोर्स भी हम उसको बोलते हैं। इट प्लेज अ की रोल। ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो की रोल अदा करता है इन लार्ज स्केल, बहुत ही ज़्यादा स्केल में फिनोमिनन ऑफ यूनिवर्स। जो हमारे यूनिवर्स को समझने के फिनोमिनन्स हैं सच एज फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार, गैलेक्सीज, जो हमारे स्पेस में स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन और एवोल्यूशन है उसकी हम जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्थ पॉइंट है वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन at least one of two bodies has large mass। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास टू मासेस हो, एक उनमें से दोनों में से एक का मास लार्ज हो, बड़ा हो, तब वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थी हमारी पॉइंट 4। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वो है दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी नेचर है कि वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा।
चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट करता रहेगा, ये इसकी नेचर है। बेसिकली ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका सिंपल कॉन्सेप्ट हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पर चल सकते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम अर्थ पर नहीं चल सकते। कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर रखी हुई है तो वो उसकी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ से लेकर प्लैनेट्स तक, सन तक, ये सभी चीज़ें आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कनेक्ट हैं आपस में, अदरवाइज ये टूट कर कहीं बिखर जाती। बट ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़े रखा हुआ है। जो सेकंड है हमारा फंडामेंटल फोर्स वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ये जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो टू मासेस के बीच में लग रहा था, पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये चार्जेस के बीच में लगेगा। When charges are at rest, जब चार्जेस रेस्ट पर होती हैं, the force is given by Coulomb's law। जब चार्जेस हमारी रेस्ट पर होंगी तब हमें वो कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट देंगी। When charges are in motion, जब चार्जेस मोशन करेंगी, they produce magnetic field। वो प्रोड्यूस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड गिविंग राइज टू फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जब हम मूविंग चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी जब हमारी चार्जेस मोशन में होंगी तब। बट जब हमारी चार्जेस रेस्ट पर होंगी तब वो क्या करेंगी, कूलम्स फोर्स का कॉन्सेप्ट देंगी हमें। But when the next point is electric and magnetic effects are in general inseparable, hence the name is electromagnetic force। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है इन जनरल में ये क्या है, सेपरेबल है। इसका हम एक कंप्लीट नेम देते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो भी लार्ज डिस्टेंस तक लगते हैं। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था अर्थ पर भी था, अर्थ और स्पेस, सन, अर्थ, इन पर भी हमारा क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा लार्ज ज़्यादा डिस्टेंस पर। एंड डज नॉट एनी इंटरविनिंग मीडियम। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट वन जो पॉइंट है हमारी वो है इट इज़ अ क्वाइट स्ट्रोंग कंपेयर टू ग्रेविटी। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रोंग फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटी। जो हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स था वो क्या था, वीक था। बट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रोंग है इन नेचर, उसकी नेचर क्या है, स्ट्रोंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू फोटॉन्स इज 10⁸ times the gravitational force between them for a certain distance। हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स है जो टू फोटॉन्स के बीच में है, वो क्या है, 8 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनसे एक सर्टेन डिस्टेंस पर कहीं ज़्यादा है। दे आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, नेचर है इसकी वो। थर्ड वन जो हमारा फोर्स आता है वो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन अ सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, वीका डीके ऑफ न्यूक्लियर। जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो तब अपीयर होता है जब प्रोसेस होता है न्यूक्लियर का,
न्यूक्लियर रिएक्शन का, जिसमें बीटा डीके होता है न्यूक्लियस में, तब हमारा वीक न्यूक्लियर क्या होता है, पॉसिबल होता है, अपीयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगी वो है इन बीटा डीके में द न्यूक्लियस इमिट्स, न्यूक्लियस का करता है, इमिट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। जो हमारा बीटा डीके होता है उसमें न्यूक्लियस का करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट्स करता है और अनचार्ज पार्टिकल भी इमिट करता है, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह वीक नहीं है, बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे क्या है, वीकर है, कम है, उससे कहीं ज़्यादा कम है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। The range of weak nuclear force is exceedingly small, of the order of 10⁻16 मीटर। जो हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वो है exceedingly small of the order of 10⁻16 मीटर। ये क्या है, हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज। सो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या करता है, बाइंड करता है प्रोटॉन्स को एंड न्यूक्लियस को। It is evident that without some attractive force, ये एक ऐसा एविडेंट है जो without some attractive force, बिना attractive force के a nucleus will be unstable। न्यूक्लियस जो होता है हमारा अनस्टेबल होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्जन बिटवीन द प्रोटॉन्स। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या है, सेम चार्जेस है, प्रोटॉन सेम चार्जेस होंगी तो वो आपस में क्या करती हैं, रिपल्जन करती हैं। तब वो भी रिपल्जन करेंगी तो वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। बट इसके बावजूद वो रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिपेल कर रहा है। एक ऐसी फोर्स है जो उनको मजबूर कर रही है कि वो आपस में मिले रहें। वो कौन सी फोर्स है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So, the strong nuclear force is a strongest of all fundamental forces। जो हमारी strong nuclear force है वो सभी fundamental forces से बहुत ज़्यादा strong nuclear force है। It is a charge independent, ये charge independent force है हमारी। यहाँ पर it means कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके बीच में एक ऐसी फोर्स है जो रिपेल तो कर रहे हैं ये, बट इनमें ऐसी फोर्स है जो इनको आपस में अट्रैक्ट करवा रही है, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इट इज़ इक्वल फॉर अ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सेम एज प्रोटॉन्स पर भी लगेगी और न्यूट्रॉन्स पर भी लगेगी। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर न्यूक्लियस डायमेंशन 10⁻15 मीटर। इसकी जो रेंज है वो एक्सट्रीमली क्या है, स्मॉल ऑर्डर है। न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होगा इसका वो है 10⁻15 मीटर। फॉर एग्जांपल जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्डर है। इट मीन्स कि ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है। It is responsible for the stability of a nuclei। ये responsible है strong nuclear force stability of nucleus। इस force की वजह से हमारा nucleus का है stable है। Recent developments has however instituted that photons and nucleus are composed of the still
more elementary constituent called quarks. जो रिसेंट न्यू डेवलपमेंट है वो हमें बताती है कि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कंपोज्ड है एक एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। बट ये डीपर स्टडी है, इसको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फोर फंडामेंटल इन नेचर कंप्लीट हुए। सबसे ज़्यादा वीक कौन सा फोर्स है? सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद वीक कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट में आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद जो हमारे फोर फंडामेंटल फोर्सेस थे उनकी स्ट्रेंथ को हम मालूम करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ हम मालूम करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर वन था हमारा, उसकी स्ट्रेंथ है 10⁻19। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ऑपरेट्स अमोंग ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ऑपरेट्स अमोंग ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर एप्लीकेबल होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मीन्स कि लामहदूद। अर्थ से लेकर गैलेक्सीज तक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो है इनफाइनाइट। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारा फोर्स आता है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻14 है। और जो रेंज है वेरी शॉर्ट रेंज। जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज में लगता है। सब न्यूक्लियर अप्रोक्सीमेटली 10⁻14 मीटर, 10⁻14 मीटर तक हमारी रेंज है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ऑपरेट्स अमोंग सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर लगता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर। उसके बाद थर्ड वन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 10⁻2। और जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वो भी इनफाइनाइट है, बिकॉज कि ये जो फोर्स है चार्जेस के बीच में लगता है। चार्जेस में भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जिस वजह से ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट रेंज है। ऑपरेट्स अमोंग चार्ज पार्टिकल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है। उसके बाद लास्ट वन फंडामेंटल फोर्स आता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 1। और जो रेंज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वो है शॉर्ट रेंज, साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻19 मीटर। सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। और ऑपरेट्स अमोंग न्यूक्लियस हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल। जो हमारे न्यूक्लियस के हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उन पर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है।